नमस्कार। डॉक्टर ऋषि शर्मा जी का आभार कि उन्होंने मुझे आप लोगों से बातचीत करने का हिंदी है जिंदगी के इस पटल पर मौका दिया है। ये अवसर आज बातचीत का मुझे मिला है। गर्मी पड़ रही है, आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे, और गर्मी के इस मौसम में ये तो ज़रूर मन करता है कि हम जानें कि आखिर इतनी गर्मी पड़ क्यों रही है, और गर्मी क्या शुरू से ऐसे पड़ती होगी। हर साल कहा जाता है कि चिड़ियों के लिए पानी रखिए, प्यासों को पानी पिलाइए। ये तमाम लोग करते भी हैं, पहले तक प्याऊ लगाते थे जैसे। तो ये चीज़ हमारी संस्कृति में भी चलती रही है। लेकिन अचानक ये साल दर साल जो है हम देख रहे हैं कि गर्मी बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ रही है गर्मी? क्या शुरू से ऐसा होता रहा है? एक बशीर बद्र साहब का शेर मुझे याद आ रहा है, अब यहाँ प्यासे परिंदे आएंगे किस लिए, अब यहाँ प्यासे परिंदे आएंगे किस लिए, झील को सूखे हुए जमाने हो गए। झील तो सूख चुकी क्योंकि इतनी गर्मी पड़ी कि ताल, पोखर, झील और छोटी छोटी सरदाएं जो थी सब सूख गई, पानी है नहीं। तो आखिर क्या हुआ? इतना सूखा, इतना गर्मी, ये सब क्यों पड़ रही है? किसी से पूछिए अगर, तो जो नई पीढ़ी में तो काफी समय से यही देख रहे हैं। मेरे ख्याल से पिछले 20, 25, 30 साल से मौसम लगभग इसी तरह का दिखाई दे रहा है। तो बहुत कुछ शायद न पता हो, लेकिन कुछ लोग जो प्राचीन काल से आ रहे हैं, जैसे मैं पिछले 70-75 वर्षों से देख रहा हूं, अपने बचपन से अब तक देख रहा हूं कि किस तरह मौसम का मिजाज बदला है, मौसम ने क्या क्या तेवर दिखाए हैं, किस तरह ऋतुएं तब आती थी और जाती थी, और किस तरह अब ऋतुओं ने अपना समय पर आना छोड़ दिया है। ये सब परिवर्तन समय के साथ हम देखते रहे हैं। लेकिन मन में ये जरूर सवाल उठता है, आपके भी उठता होगा, कि आखिर इतनी गर्मी पड़ क्यों रही है? मुझे नहीं लगता जब मैं छोटा था, अपने बचपन में मैंने या पढ़ाई के दिनों में ऐसी अथाह गर्मी झेली हो, मुझे नहीं लगता। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि ये गर्मी लगातार इतनी बढ़ती चली गई? ये तो सोचने को विवश करता है। मैं भी सोचता रहा हूँ, पढ़ता भी रहा हूँ, और एक चीज आपको बताऊं कि मोटी मोटी किताबें भी पढ़ता हूँ, रिसर्च की खबरें भी पढ़ता हूँ, उसकी रिपोर्ट्स भी पढ़ता हूँ, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी तमाम चीजें सुनता हूँ। लेकिन वो जो कुछ समझ में आता है, जब वो आप लोगों से बात करने का मौका आता है, तो वो बहुत विज्ञान की एक जटिल उलझी हुई भाषा नहीं रह जाती है। मैं एक आम बोलचाल की भाषा में ही आपको समझा पाऊंगा। इसलिए हो सकता है बहुत उसमें आंकड़े नहीं दिखेंगे, उसमें बहुत संदर्भ नहीं दिखेंगे, उसमें बड़े बड़े कोटेशन नहीं दिखेंगे, लेकिन बात जो है हम एक दूसरे की बात समझ सकें, उस तरह की भाषा में चर्चा करते हैं। तो क्या करें? क्या पृथ्वी में गर्मी शुरू से ही इसी तरह पड़ती रही होगी? क्या हमारी पृथ्वी का तापमान इसी तरह बहुत अधिक रहा होगा? वैसे तो औसतन बताया जाता है कि पृथ्वी की सतह का जो तापमान है, उसका जो औसत है वो 15 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, लेकिन आज वो बढ़ गया है कहते। इसके अलावा हमारे हवा में, वायुमंडल में चारों ओर, उसमें भी बढ़ गया कहते हैं। तो सवाल ये है कि पृथ्वी, इतनी अच्छी पृथ्वी हमें मिली, इतनी प्यारी पृथ्वी हमें मिली। अच्छी और प्यारी क्यों कह रहा हूं मैं, पता है? इसलिए क्योंकि सचमुच वो बहुत अच्छी और प्यारी पृथ्वी थी, बहुत निराली पृथ्वी। क्यों, जानते हैं? अगर कहीं दूर सितारों की दुनिया से कोई पृथ्वी तर सभ्यता के कोई प्राणी आए, माना जिन्हें हम लोग एलियन कहते हैं, तो वो भी दूर से देखते होंगे और लौट कर कहते होंगे कि हमने बहुत प्यारा ग्रह देखा एक,
नीला ग्रह देखा। उस नीले ग्रह के बारे में एक बहुत बड़े खगोल वैज्ञानिक हुए अमेरिका में, उनका नाम था कार्ल सैगन। कार्ल सैगन ने जो है, उन्होंने किताबें भी लिखी हैं, प्रोग्राम भी देते थे, और उन्होंने इसको कहा था ब्लू स्पैक, धूल का एक छोटा सा नीला कण। जब अंतरिक्ष की दूरी से इसको देखते हैं, जो हमारे अंतरिक्ष यात्री मंगल यात्रा पर गए, उनमें से विशेष रूप से अपोलो 8 के जो यात्री थे, उनमें से उन लोगों ने देखा था कि किस तरह धरती जो है वो क्षितिज पर उग रही है, कैसे पृथ्वी का उदय हो रहा है। जैसे सूर्योदय होता है, जैसे चंद्रोदय होता है, वैसे पृथ्वी का उदय देखा, और देखकर बाग हो गए कि इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी और निराली दुनिया हमारी कैसे बनी होगी ये दुनिया। क्योंकि गर्मी की बात को समझने के लिए हमें पहले पृथ्वी की पूरी बात समझनी होगी कि क्या ऐसा ही था पृथ्वी में। इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं 4.6 लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले असीम अंतरिक्ष में, जहां सितारों के पास कहीं बीच में, सितारों के बीच में धूल के कण होते हैं, जिनमें कहते हैं कि डार्क मैटर होता है, पदार्थ होता है, ये सब। उन धूली कणों से, उनके इकट्ठा होने से एक बादल बना, उसको वैज्ञानिक क्लाउड कहते हैं। तो ऐसे जो विशाल क्लाउड थे, उनमें से एक क्लाउड, एक निहारिका जो थी, नेबुला, वो नेबुला जो है, इतना उसमें पदार्थ जमा हो गया, इतने पदार्थ के कण उसमें जमा हो गए कि वो अपने ही भार से एकदम लकदक हो गया, भर गया। और तभी शायद कहीं ये अनुमान लगाया जाता है कि तभी कहीं किसी सितारे में विस्फोट हुआ होगा, कोई तारा जो है वो विस्फोट का शिकार हो गया होगा, और उस विस्फोट से इसमें हलचल हुई होगी, और इसमें हलचल होते ही ये अचानक घूमने लगा, और अचानक लट्टू की तरह घूमते घूमते इसका जितना भारी पदार्थ था, जो पदार्थ के धूल के कण वगैरह थे, वो सब के सब पदार्थ बीच में जमा होने लगा, और घूमते घूमते एक स्थिति ऐसी आई कि उसमें से मलबा छूटा, छिटका वो सारा चारों तरफ विशाल ब्रह्मांड में, हमारे अंतरिक्ष में, और उससे एक बड़ा, जहां मलबे का गोला पड़ा, मलबे का गोला क्या कहिए, मलबा जहां बहुत अधिक मात्रा में पड़ा, वो धीरे 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 इकट्ठा होकर के हमारा सूर्य बन गया और तपने लगा। वो गोला नहीं बना, वो तपने लगा लगातार। उसमें हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो गैसें, उसमें लगातार हाइड्रोजन हीलियम में बदलती रही, इस तरह से एक फ्यूजन जिसे कहते हैं, जैसे हाइड्रोजन बम बनता है, उस तरह से परमाणु भट्टी जैसे दहक उठी, और उससे सारा ऊर्जा, गर्मी चारों ओर छिटकने लगी। और उसी समय जो बाकी बचा हुआ मलबा था, उससे सूरज, क्योंकि वो बड़ा था, तो उसके गुरुत्वाकर्षण से, उसकी पकड़ में बाहर उसके चारों ओर जो है जो घूमने लगे। उनमें पहले तक 9 ग्रह कहते थे, अब 2006 से 8 ग्रह माने जाते हैं, और उन 8 ग्रहों का निर्माण हुआ। उसके बाद 5-6 जो है वो माने जाते हैं बौने ग्रह, जिनमें प्लूटो भी, जिसको हम पहले ग्रह में रखते थे, वो बौने ग्रह में आ गया। इसके अलावा इन सब के उपग्रह चंद्रमा, जो हर ग्रह के साथ कुछ होकर नहीं है, बुध ग्रह का नहीं है, शुक्र ग्रह का नहीं है, इस तरह से पृथ्वी का एक चंद्रमा है और मंगल के 2 चंद्रमा है। इस तरह से उपग्रह जो है ये भी बनते गए उसी मलबे से। वो जो मूल निर्माण का मलबा था जिससे सूरज बना, उसी से जो है जब ये ग्रह बन गए, तो अब मजेदार चीज देखिए, उस तपते हुए, खौलते हुए सूरज से जब उसी पदार्थ से, उसी मलबे से जब ग्रह बने, तो जो ग्रह सूरज के बहुत पास था,
बुध ग्रह, तो उसकी तो सख्त कड़ी सतह होगी, बहुत ही सख्त, बहुत ही कड़ी सतह होगी। वहां जीवन का विकास हो नहीं सकता था, और इतनी गर्मी थी, कुछ उग भी नहीं सकता था, जीवन पनप नहीं सकता था। उसके बाद शुक्र ग्रह में भी खुद जो है ऐसी परिस्थितियां थी कि उसमें भी नहीं हो सकता था, और मंगल ग्रह उसमें नहीं हो सकता था। लेकिन बुध, शुक्र, पृथ्वी, तीसरा ग्रह जो है, इस पर प्रकृति ने बड़ी मेहरबानी की, प्रकृति का प्यार इसे मिला। कैसे? अचानक ये आज हमें लगता है कि कितनी बड़ी नियामत है हमारे लिए हमारी पृथ्वी, कि वो सूरज से ठीक इतनी दूरी पर बनी जहां पर जीवन पनप सकता था। वो भी शुरू में आग का गोला थी, और धीरे 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 जब ठंडी हुई, तो ठंडी होकर के उसमें जीवन पनपने की परिस्थितियां बनी। वो लंबी कहानी है, उसको सिर्फ ये समझ सकते हैं कि जब पृथ्वी ठंडी हुई, सिकुड़ी सिमटी, तो उसमें तमाम गहरे विशाल गड्ढे बन गए, जो आगे चलकर हमारे समुद्र बन गए। कहीं जो ऊंची उठी हुई जो है जगहें थी, वो पहाड़ बन गए, बहुत ऊंचे पहाड़ बन गए। जहां घाटियां बन गई, बहुत गहरी गहरी घाटियां बन गई। तो इस तरह पहाड़, घाटियां और जो विशाल गड्ढे थे समंदर बन करके इस तरह से पृथ्वी, और उसके बाद जो उसमें पदार्थ था, जो मलबा था, उससे पत्थर बन गए, विशाल चट्टानें बन गई, और उसके भीतर जो है वो खौलता हुआ लावा, वो आज भी उसके अंदर खौलता रहता है, वो बताया जाता है। लेकिन बाहर की परत ठंडी होने लगी। पानी कहां से आया? पानी के लिए कहा जाता है कि पहले तो ये माना जाता था कि ये धूमकेतुओं से और क्षुद्र ग्रहों से, एस्ट्रॉइड से आया होगा पृथ्वी पर। लेकिन अभी माना जाता है कि जो मूल पदार्थ है, जो मलबा है, उसमें तमाम ऐसे पत्थर हैं, ऐसे यौगिक हैं जिनमें ऑक्सीजन है, और वो ऑक्सीजन प्रतिक्रिया करके आगे ऑक्सीजन निकल सकती है। तो पृथ्वी में खुद भी पानी मौजूद था, ये माना जाता है। अच्छा, अब जब परपटी पृथ्वी की बाहरी सतह धीरे धीरे ठंडी हुई, और सागरों में पानी लहराया, और विशाल लहरें जो है ठाठे मारने लगी, तो फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि जो रसायन भीतर थे उनमें से तमाम एमिनो एसिड, जो रसायनों की देन जो थी, जिनमें से उनकी चेन श्रृंखला बनने लगी, उनको अचानक उनमें ये हुआ कि वो अपनी प्रतिलिपि खुद बनाने लगे। वो प्रतिलिपि बनी, ये मतलब शुरुआती उसमें, और उसके बाद पता लगा कि उससे ऐसा प्राण बन गया, ऐसा जीव बन गया जो कि अपनी प्रतिलिपि खुद बना सकता था। तो कहते हैं अमीबा, जो एक कोशिका का, हमारा पूरा शरीर जो है वो कोशिकाओं से बना है, जैसे मकान ईंटों से बनता है, उस तरह से वो अमीबा बना। फिर अमीबा से और बड़े बने, फिर जिनमें कोशिकाएं बढ़ती गई, और उसके बाद समंदर में जीवन पनप उठा। उसी बीच क्या हुआ साथियों, एक कोशिका हरी बनी, हरी कोशिका। वो हरी कोशिका जो है, उसमें हरा रंग जो कहलाता है, उसको ये वैज्ञानिक क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। पेड़ पौधों में वही क्लोरोफिल कहलाता है। वो क्लोरोप्लास्ट जो है, उसमें बड़ी खूबियां है। वो खूबी ये है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेती है हवा से, और सूरज की रोशनी लेती है, और हवा से पानी की वाष्प लेती है, और इस हरे रंग के अपनी पत्तियों की रसोई में जो है वो ग्लूकोज जैसा जटिल पदार्थ बना लेती है, भोजन बना लेती है। ये भोजन हम लोग नहीं बना पाए हैं अभी तक। मनुष्य के पास अगर यही साधन हो, केवल इतना दे दिया जाए, तो मनुष्य क्या बना सकेगा? नहीं, आज तक नहीं बन पाया ऐसे। ये तब बना जबकि उस एक हरी कोशिका से धीरे धीरे उसमें भी विकास हुआ, और जीवन पनपा। अब देखिए, हम कब आए धरती में, या ये जीव कब आए? हरी कोशिकाओं ने जब अपना भोजन बनाना शुरू किया, तो भोजन बनाने की प्रक्रिया में क्या है कि उन्होंने वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ी। अब ये मैं गर्मी पर ही आ रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि वायुमंडल में पहले क्या था? केवल नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन,
इस तरह की गैसें थी। तो ऑक्सीजन तो थी ही नहीं। ऑक्सीजन नहीं थी तो हम कैसे हो सकते थे? हम तो हो ही नहीं सकते थे। तो फिर ऑक्सीजन कहाँ से आई? ऑक्सीजन हमें वनस्पतियों ने दी, पेड़ पौधों ने दी। अगर इतना कोई आज समझ जाए कि जब पेड़ पौधे हैं तब हम हैं, हमारा जीवन तब है जब पेड़ पौधे हैं, अगर ये नहीं रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन, जैसे आजकल मारामारी पड़ी हुई है कि ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए और ये तमाम दुनिया भर के वो फेफड़ों को जिलाए रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ करने के लिए जिस तरह की ऑक्सीजन खोज रहे हैं, पेड़ पौधों ने हमें मुफ्त दी। सहजीवन हमारा रहा। हम पेड़ पौधों को लगाते हैं, उनके खाद पानी देते हैं, नहीं देते तब भी वो जंगलों में उग रहे हैं इस तरह से। तो जब हरे पेड़ पौधों ने, वनस्पतियों ने ऑक्सीजन बनाई तो वो हवा में जाने लगी, हवा में गई। अब आप देखिए कितनी मजेदार चीज है। अब हमारे लिए सांसें तैयार हो गई, हमारे लिए सांसें तैयार हो गई जिसमें हम सांस ले सकते थे। वो सांसें किसने तैयार की? वो पेड़ पौधों ने, वनस्पतियों ने, हरे पेड़ पौधों और वनस्पतियों ने तैयार की। अब जब सांसें बन गई तो उन सांसों के लिए जो है हम लोगों का जीवन आया। और उसके बाद आप सभी को पता है कि किस तरह से कवियों में से एक जो खास तरह का कवि था जो आगे चल करके मनुष्य बना, और उसकी बड़ी लंबी कहानी है। 20-30 लाख वर्ष पहले वो कैसे अपने पैरों पर खड़ा हो गया, और होमो इरेक्टस और क्या क्या उसके नाम हैं, और आगे चल के लगभग लाख वर्ष पहले से वो आधुनिक मानव बना, और आज हम मानवों ने उसका नाम होमो सेपियंस रखा हुआ है, माने आधुनिक मानव, बुद्धिमान मनुष्य, ये नाम रखा। अब हम सांस लेने लगे क्योंकि हवा में हमारी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन आ गई। ये ऑक्सीजन जब आई तो वायुमंडल पहले गर्मी बहुत थी, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का भी बहुत कम अंश था, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज्यादा ऐसा जरिया नहीं था कि जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती। प्रकृति ने हमें जो हमारी सांसों का फॉर्मूला सौंपा, उस फॉर्मूले के हिसाब से पृथ्वी के हर जीवधारी के जीने के लिए बहुत सही मिकदार में, सही मात्रा में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन होती है। अभी आपको आश्चर्य होगा, हम ऑक्सीजन ऑक्सीजन कहते, हमें याद नहीं रहता कि 78% तो नाइट्रोजन है और 21% केवल जो है उसमें ऑक्सीजन है। और उसके बाद जो बचा 1%, उसमें 0.04 केवल इतनी कार्बन डाइऑक्साइड होती थी, और थोड़ी सी ऑर्गन होती है। आर्गन जो है ऐसे कुछ गैसें, मतलब जो बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में। मुख्य रूप से क्या हुआ? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम। तो जब ये हमारी सांसें तय हो गई और प्रकृति ने हमें दे दी, तो हमारे पुरखे बड़े मौत से, बड़े आराम से जो है जीवन जी रहे थे। तब समय पर बारिशें होती थी, तब समय पर मौसम आते थे, तब ऋतुएं बदलती थी, समय पर आती थी, जाती थी। कैसे? वो ये क्यों हो जाता था? गर्मी का मौसम भी तो आता होगा। हाँ, आता था। इसलिए क्योंकि जब पृथ्वी बनी, उसमें सबसे बड़ी जो करामात प्रकृति ने की, वो पृथ्वी का हमारा जो गोला है ना, वो जैसे कि कोई नर्तकी, जैसे कि माँ खम देकर अपनी कमर पर हाथ रख करके थोड़ा सा वक्र खड़ी हो जाए, उसी तरह से माँ पृथ्वी भी खड़ी है। अपनी धुरी पर वो 23.5 अंश के कोण पर तिरछी खड़ी है और घूमती रहती है, चक्कर काटती है। और चक्कर कैसे काटती है? जैसे लट्टू काटता है, जैसे लट्टू चक्कर काटता है। और लट्टू को आपने जरूर गौर से देखा होगा, जब लट्टू घूमता है तो क्या होता है? वो डोलता हुआ चलता है। वो केवल गोल गोल ऐसे नहीं घूमता, वो यूं घूमता है, हिलता डुलता डोलता हुआ, जिसको हम गोल घूमता नहीं कहेंगे, हम डोलता हुआ कहेंगे। ठीक वैसे ही डोल रही है हमारी पृथ्वी। उस डोलने का क्या फायदा हुआ? अगर पृथ्वी अपनी धुरी पर सीधी खड़ी होती तो मौसम कभी नहीं बदलते, ऋतुएं नहीं बदलती। क्यों? क्योंकि फिर सूरज की जो रोशनी है जिन भागों पर पड़ रही है वहीं पड़ी रहती और सदा स्थायी रूप से परमानेंट वैसे ही पड़ी रहती।
ये क्योंकि घूम रही है और तिरछी है, तो इसलिए घूमते हुए डोलते हुए जब जाती है तो इसमें कभी इसका दक्षिणी ध्रुव सूरज की ओर ज्यादा हो जाता है, कभी उत्तरी ध्रुव हो जाता है। जब उत्तरी ध्रुव सूरज की ओर सीधा होता है तो तब जाकर के वसंत आता है, ग्रीष्म ऋतु आती है। और ग्रीष्म इतना तपाती है, धरती को इतना तपाती है कि उसके बाद जो है बादल आ जाते हैं, बारिश आती है और पावस ऋतु शुरू होती है। फिर हेमंत ऋतु, शरद ऋतु और उसके बाद शीत ऋतु। तो 6 ऋतुएं इस तरह से आती रहती थी बहुत ही समय पर। तब किसान जब खेती करते थे तो उन्हें पता था कि अब ये खरीफ का मौसम आ गया है, बारिशें अब शुरू हो जाएंगी। दुनिया भर में इसी तरह से किसानों को खेती के लिए बिल्कुल पता था इसका। और उसी तरह से रबी की फसल बोते थे। ये फसली जो कार्यक्रम था, इसी से कैलेंडर बने फिर आगे चल करके। अब गर्मियों की फसलें और सर्दियों की फसलें इस तरह से तैयार होगी। अब गर्मी और सर्दी, तो बसंत आया, उसमें तो गुनगुनी जो है ऋतु होती है बसंत की। और उसमें तमाम क्या क्या चीजें होती, फूल खिलते हैं, कलियां जो है वो खिल उठी और उसके बाद फूल खिल गए, भौरे आ गए, मधुमक्खियां आ गई, तितलियां आ गई, ये सब उसकी विशेषताएं। लेकिन उसमें धीरे 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 ताप बढ़ता है। बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि पृथ्वी जो है वो घूम रही है डोलते हुए, और अब उसका चेहरा सूरज की ओर है, इसलिए ग्रीष्म ऋतु शुरू हो रही है। अब ग्रीष्म ऋतु जब शुरू हो गई तो धीरे 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 तापमान बढ़ रहा है। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमें इस तरह से तापमान बढ़ता हुआ, जो पहले तक था कि तापमान बढ़ते बढ़ते इतना तप जाती थी धरती कि उससे, उस गर्मी से जो है, जो नजदीक की हवा है, ये सब ऊपर को विरल हो जाती थी, ऊपर उड़ जाती थी। उससे क्या होता था? उससे खालीपन हो जाता था। जो वैक्यूम, जो खालीपन तैयार होता था, उसको भरने के लिए कौन आता था पता है? नीचे समुद्रों से जो है, जो जिसका वो अलग आजकल उसको एल नीनो और ये सब की कहानियां कही जाती हैं। तो वहां से समुद्री हवाएं जो है, जल भरी हुई, पानी की बूंदों से लगभग भरी हुई जो है, वो हवाएं आकर के इस खाली जगह को भरने के लिए सीधे पता लगा हमारे देश की ओर चलिए। हमारे देश में आगे बढ़ते हुए नीचे केरल से चली और उसके बाद विंध्याचल पर्वत को और सबको पार करते हुए उत्तरी भारत तक आकर के उन्होंने सराबोर कर दिया पूरी धरती को। और ये सराबोर करके हमारी पावस ऋतु जो है उसमें, और इसी में आगे आगे पता लगा कि उनमें कौन पक्षी आ रहे हैं। उसमें वो जो है पपीहा चला आ रहा है, उसके पपीहा चले आ रहे हैं, मतलब वो अग्रदूत जो है मानसून का बन करके इस तरह से। अब जब बारिश हुई तो इससे धरती की तपन कम हुई। वो तपन कम होने से हमारी फिर बुआई का समय आ गया, हमारे सारा नवजीवन का संचार हो गया पूरी धरती पर, पेड़ पौधे सब नए पनपने लगे, सब हरियाली छा गई सारी। और उसके बाद जब मौसम वापस, ये मानसून वापस लौटता है, जब ये उत्तरी भारत से धीरे 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 फिर विदा होता है, तो मानसून के विदा होने के साथ ही हमारी उधर हेमंत ऋतु शुरू हो जाती है, शरद ऋतु आती है। उसके तमाम चीजें हैं उसमें कि कैसे पक्षी प्रवास पर चले आए, कैसे फसलें फिर रबी की बोने की तैयारियां शुरू हो गई, ये सब। अब गर्मी जो है, जो गर्मी थी, अब ये गर्मी कहां से आई? तो पहले जब हमारे पुरखे खेती करते थे, खेतों में काम करते थे, तो इतनी अथाह गर्मी तो नहीं होती थी फिर उस समय। ये कहां से आ गई? साथियों, इसके लिए मैं आपको बताऊं कि इसके कारण जो है, कुछ एक कारण, अगर प्रकृति से खुद पूछा जाता या कोई निष्पक्ष अगर कोई निर्णायक होता जो अंतरिक्ष से कहीं से ब्रह्मांड से आता और उससे पूछा जाता कि ये धरती क्यों गर्मा रही, क्यों इतनी तपन धरती में फैल रही, तो पता है वो क्या कहता? वो कहता है कि सारे मानव की करतूत है, मुख्य रूप से ये मनुष्यों की करतूत है। अरे मनुष्यों की, हम ही तो परेशान हैं।
हम ही तो परेशान हैं कि इतनी गर्मी पड़ रही है, इसको कैसे झेलें हम। तमाम दुनिया भर में इस गर्मी के कारण क्या क्या हो रहा है देखिए। इतनी गर्मी पड़ती है कि दुनिया का सबसे गर्म जगह कहाँ है पता है आपको? अमेरिका में एक जगह कहलाती है डेथ वैली। डेथ वैली माने वो गहरी घाटी है, दोनों ओर चट्टाने पहाड़ वो हैं, और वो बहुत गहराई में वहां है। और वहां पता है कितना, 56 56.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच जाता है। हर साल गर्मी से हम वहां कुछ लोग मारे जाते हैं, इतनी गर्मी होती है। ये उस जगह की बता रहा हूं जो 56.5 डिग्री तक हो जाता है। बाकी हमारे यहाँ थार के रेगिस्तान में कितनी पड़ती होगी, पूरे राजस्थान में जहाँ की मरुस्थली हवाएं आती वहां कितना होता होगा। ये हमारे प्रदेश की विभिन्न जलवायु में हर जगह कहाँ कितनी गर्मी पड़ रही है उसका अंतर है। तो मनुष्य की करतूत कहते ही एकदम से ध्यान आता है, भाई हमने क्या ऐसा कर दिया? हमने कर दिया, ये हमारी ही करतूत है, ये हमारा ही कर्म है जिसके कारण आज हम ये गर्मी झेल रहे हैं। मुख्य कारण थोड़ा इससे कम मुख्य जिसको कहेंगे वो एक ये भी है कि सूरज भी उससे लपटें छोड़ता है, अपनी बहुत बड़ी बड़ी लपलपाती जिह्वाएं उसकी, ज्वालाएं उसकी जो है वो लाखों लाखों किलोमीटर तक आगे आती हैं। 14.5 इसमें ये जो करोड़ों किलोमीटर दूर तक वो फैलती है। और 11 साल का एक चक्र होता है, 11वें साल बहुत बड़ी ज्वालाएं निकलती हैं। तो सूरज भी जब भड़कता है कभी, और विशेष रूप से 11-11 वर्षों में, तो उन्होंने बहुत बहुत ज्यादा ऊर्जा जो है वो अपनी फेंकता है चारों तरफ, और वो हमारी पृथ्वी तक भी आती है। लेकिन मनुष्य के करतूत से कैसे? इसके लिए आप जेम्स वार्ड को याद कीजिए, जिसने केतली का ढक्कन जो है भाप से उठता हुआ देखकर भाप के इंजन का जिसे विचार आया, आइडिया आया, और उसने एक बेहतर तरीके का स्टीम का इंजन बनाया। हालांकि उससे पहले 2 लोग जो है वो भी बना चुके थे, लेकिन इसका इंजन छोटा था और अधिक कारगर था, अधिक सक्षम था। तो ये जो है 1765 में करीब इसने वो केतली का ढक्कन वगैरह सब देखा। फिर अगले 3-4 साल इसने काम किया, और 1769 में जाकर के उसने पहला मॉडल इंजन का दे दिया। और 1780 के बाद करीब जेम्स वाट का स्टीम का इंजन वो चल पड़ा, और यूरोप में सबसे पहले जो है इधर इसके इंजन से गाड़ी चलाई गई। सड़क पर गाड़ी जब चलने लगी तो उन्होंने कहा इससे तो ट्राम की तरह जो है चलाया जा सकता है, इंजन खींचेगा, ठीक है। उसके बाद रेल का आविष्कार हुआ तो रेल चलने लगी। इसके साथ ही ये हुआ, इसमें तो अकूत ताकत है भाई। ये जो स्टीम है, ये जो भाप है, भाप की तो बड़ी अकूत ताकत है। इसका उपयोग किया जाए तो तमाम मशीनें ऐसी तैयार हुई जो कि स्टीम से चलने लगी, जो भाप से चलने लगी। तो अब इसमें बुराई क्या हुई? इसका गर्मी से क्या संबंध? गर्मी से ये संबंध है इसका कि ये गर्मी पैदा करने के लिए, भाप पैदा करने के लिए हम मनुष्य जो है क्या करने लगे कि हम जीवाश्म ईंधन जो फॉसिल फ्यूल कहलाता है, हम पत्थर का कोयला जो है हमें उसकी खाने मिली और ये हो गया कि खजाना मिल गया। पत्थर का कोयला खोद कर लाया जाने लगा, उसके बाद क्रूड ऑयल मिल गया जिसमें से पेट्रोल, डीजल, ये सब का सब ये सारा धरती से जो है ये मिलने लगा। ये बना कहां से? ये प्राचीन काल में बहुत सदियों पहले जो है, हजारों लाखों साल पहले जो पेड़ दब गए थे धरती में, वो उनमें जो कार्बन था, वो कार्बन जो है जाकर के कोयला बन गया या क्रूड ऑयल बन गया, कच्चा तेल उस तरह का बन गया। उसी से पेट्रोल, डीजल वगैरह तैयार करने लगे। तो ये जो जमीन से, भूगर्भ से जो निकाले हुए कोयला और ऑयल जो है,
इसको जलाना जरूरी था, क्योंकि तब भाप बनती तो उसको गर्म करने के लिए, पानी को गर्म करने के लिए, तो वो इंजन उससे चले और तमाम मशीनें, जिसके कारण उद्योग शुरू हो गए, औद्योगिकीकरण शुरू हो गया। ये 1780 से लेकर के करीब यूरोप में औद्योगिकीकरण शुरू हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन जब शुरू हुआ तो भाप का जो इंजन था, भाप का उपयोग जो था, वो लगातार इतना बढ़ता चला गया कि अधिक से अधिक कोयला जलाया जाने लगा। यहां तक कि पेड़ों को काट करके उनका कोयला बनाया जाने लगा। पेड़ों को काट के भी लकड़ी का कोयला तैयार हो गया, धरती के भीतर से पत्थर का कोयला मिलने लगा, क्रूड ऑयल मिलने लगा। इन सबको जला करके अब सारे खुश कि धरती में तो इसका अकूत भंडार है सारा। लेकिन वही गलती की हमने, क्योंकि अकूत भंडार नहीं था। उनको भी, वो भी एक सीमित मात्रा में ही वहां पर फॉसिल फ्यूल थे, जीवाश्म ईंधन जो था वो भी, उसकी भी एक सीमा होती है, उसकी मात्रा थी। वो भी धीरे धीरे आज दुनिया में वो खत्म होता चला जा रहा है। लेकिन इन तमाम वर्षों में, इन सदियों में हम कितना जला चुके। अब इसका गर्मी से क्या संबंध? इसका संबंध ये है कि जब कार्बन जला तो हवा में ऑक्सीजन जो हमारी सांस लेने के लिए थी, जो हमारी सांसें जिसको हम कहेंगे हमारी, उसके साथ मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी जो कि वायुमंडल में मिलती चली गई। अब मैंने बताया था आपको कि 78% थी नाइट्रोजन, 21% है ऑक्सीजन, और उसके बाद कार्बन थी 0.04। केवल इतनी कार्बन डाइऑक्साइड थी। अब जब कल कारखानों से सारा धुआं उगलने लगे, वो मोटर गाड़ियां, सारा ये ऑयल जो है जल करके इसमें से सारे गैसें निकलने लगी, ये तमाम गैसों ने जो है हमारा वायुमंडल दूषित कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड से भर गया। केवल कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, इसके अलावा जो है नाइट्रस ऑक्साइड जो है जहरीली गैस, वो भी बढ़ने लगी। और सबसे ज्यादा खतरनाक मानी जाती है मीथेन। मीथेन की मात्रा बढ़ी, वो सब मनुष्य के अपने कामकाज से, उसकी गतिविधियों से। मनुष्य ने जो है जमीन पर इतना कब्जा किया, इतने शहर पनपाता चला गया कि उसने जंगलों को सफाया करके उन पेड़ों में आग लगाई, उनसे जितना धुआं निकला। इसके अलावा दबाग्नि अलग से जंगलों को खत्म कर रही थी। इसके अलावा दुनिया में जितना भी धरती के भीतर से जो ज्वालामुखी फूट रहे थे, वो भी इतना धुआं उगलते रहे, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कुल मिलाकर के इतना कुछ कार्बन डाइऑक्साइड का इंतजाम हुआ, जितना आग जला करके, जंगलों को जला करके, तमाम चीजें, इनसे, कल कारखानों से, इन सब से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में बढ़ने से गर्मी बढ़ेगी। अब कैसे बढ़ेगी, अभी बात करते हैं। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड से भी कहीं ज्यादा जो माना जाता है खतरनाक है, वो है मीथेन। मीथेन जो है ये भी वायुमंडल में पहुंचने लगी। अब मीथेन कहां से आई? मीथेन भी जो है, ये माइनिंग जो होता है, खनन, इसके कारण जो है मीथेन मुक्त होने लगी। इसके अलावा खेती के कामों से भी मीथेन मुक्त होने लगी, वो निकलने लगी। इसके अलावा एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है, जो बड़ा लगता तो अजीब सा है सुनने में, लेकिन है, कि दुनिया में जितने पशु हैं, जानवर हैं, वो घास खाते हैं, और वो, जैसे कि अक्सर गलतफहमी के कारण कह दिया जाता है, वो ऑक्सीजन नहीं छोड़ रही, मीथेन छोड़ रही। वो खतरनाक है। मीथेन भी जितने लाइफ स्टॉक, जितना भी गो पशु और हमारे भैंसे हैं या बाकी वन्य जीव हैं, सबके सब जो भी घास खा रहे हैं, वो घास खाने के बाद वो भी पैदा कर रहे हैं। जैसे हम अपनी सांस में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, ऐसे जानवर जो है वो मीथेन उनसे बन रही है। तो मीथेन का एक कारण वो भी हो गया। अब इसके अलावा जो है, जो लैंडफिल्स कहलाते हैं, जो मलबे के ढेर, किसी भी शहर का कूड़ा करकट जहां फेंका जाता है,
जिसके लिए हर बार जो है चर्चाएं, बहसें होती हैं, झगड़े होते हैं कि कहाँ यहाँ न बनाया जाए, यहाँ न बनाया जाए, लेकिन कहीं तो बना दिया जाता है, कहीं डंप किया जाता है उसे। तो वहां भी सड़ सड़ कर, सड़ गल कर वो मीथेन बनाता है, वो भी सब वायुमंडल में जा रही है। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि तमाम गाड़ियों से और इन सब से, इनके दहन से चल रहा है, इंजनों के, ये सब वायुमंडल में चला गया। एक और चीज हुई, हम लोगों ने अपने सौंदर्य पर, अपने रख रखाव पर बड़ा ध्यान दिया है। इसमें जो हमारे डीओ बने, हमने अपनी सुख सुविधाओं के लिए कौन सी चीजें ईजाद की। हमने अपना फ्रिज बनाया, हमने अपने फ्रिज के अलावा जो है बाकी तमाम सुख सुविधाओं के लिए जो है एयर कंडीशनिंग की हमने। इन सब चीजों के लिए जो रसायन इस्तेमाल होते हैं वो खुद भी ऐसी गैसें छोड़ते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं उनको, ये केमिस्ट्री के लोग, रसायन विज्ञानी, हाइड्रोकार्बन, कि ये भी मुक्त होने लगे। और इनका जो लोकप्रिय नाम है वो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC कहलाते हैं संक्षेप में। ये CFC गैसें भी आसमान में जाने लगी, सारे वायुमंडल में जाने लगी। अब ये CFC गैसें क्या हैं? ये ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। अब ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन वगैरह ये तो सब जाहिर ही थी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ये सब, साथ में ये CFC चले गए। ये क्या करते हैं कि आसमान में जाकर के ये जो गर्मी पृथ्वी से लौट रही है अंतरिक्ष की ओर, प्रकृति ने एक काम और किया था, वो इतनी ही गर्मी हमें देती थी क्योंकि उसने हमारे लिए सुरक्षा कवच, हमारे लिए सुरक्षा की परत भी बनाई हुई थी, जो ओजोन की परत कहलाती है। वो करीब 15 किलोमीटर से लेकर के 35 किलोमीटर तक की मोटाई जो हमारे वायुमंडल की है, धरती से हम 15 किलोमीटर से ऊपर को जाएं तो उसमें ओजोन की परत जो है, ओजोन मिलने लगती है। और वो ओजोन जो है, जो सूर्य से खतरनाक जो है अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं, उनको रोकने में मदद करता है। इसलिए वो एक ऐसी छतरी है जो हमें बचाती है उसकी खतरनाक किरणों से। अगर अल्ट्रावायलेट किरणें सीधी चली आएंगी तो वो, उनसे बहुत ही नुकसान होगा, वो बहुत ही हानिकारक होंगी, क्योंकि उनके कारण मनुष्य को, बाकी जीवधारियों को, जीव जंतुओं को, इन वनस्पतियों को, सबको बहुत नुकसान पहुंचेगा। तो फिर तो प्रकृति ने वहां ओजोन की परत बिछा दी। अब ये जो नीचे से जा रही है CFC गैसें, ये जाकर के सबके सब पता लगा कि उसमें ओजोन को तोड़ने लगी। जैसे ऑक्सीजन होती है, ऐसे ऑक्सीजन में जो है उसी तरह से ओजोन को तोड़ने लगी। और उसको तोड़ करके पता लगा कि तोड़ने के माने ये हुए कि वहां पर अब ओजोन नहीं है। वो नहीं होने के कारण वो खाली होती हो, जगह खाली हुई। खाली होने के कारण उसको ओजोन का छेद कह देते हैं कि वहां ओजोन नहीं है। अब जहां छेद है और वो किलोमीटरों के हिसाब से माना है, तो सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें सीधे धरती पर आती, उससे कैंसर होंगे, चर्म रोग होंगे, उससे दुनिया भर के इस तरह की खतरनाक जो है वो बीमारियां हो सकती हैं। अब ये जो गर्मी बढ़ने का जो बता रहा था मैं, ये ट्रैप करती हैं, ये रोक लेती हैं। प्रकृति ने जो पहले दिया हुआ था कि गर्मी पृथ्वी पर आई, जितनी जरूरत है यहां रही, बाकी इससे पलट करके फिर अंतरिक्ष को चलेगी, वापस आसमान में चलेगी। ठीक हो गया। और जीव बड़े मजे से रहने लगे। हमारे पुरखे उसी माहौल में रहे और सारे जीवधारी उस समय उसी तरह से रहे। वो सब ठीक चल रहा था। लेकिन जब से हमने ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाने में योगदान दे दिया, हमने मीथेन बढ़ाने में योगदान दे दिया, नाइट्रस ऑक्साइड बढ़ा दी और CFC सारा बेहिसाब जो है वो आसमान में छोड़ दिए, तो इनका जो जहरीला धुआं है, इनके जो जहरीले रसायन हैं, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये जो धरती से सीधी गर्मी जा रही है उसको रोकना शुरू कर दिया। जो पहले तक सीधी अंतरिक्ष में चली जाती थी और पृथ्वी का तापमान सामान्य बना रहता था। पहले 13 डिग्री सेल्सियस करीब होता था जो सतह का तापमान माना जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे वो बदलता गया। तो इस तरह से जो है वो रुक जाती है। इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। ग्रीन हाउस क्यों?
जैसे किसी ग्रीन हाउस में अगर कहीं मौका मिले जाके देखिएगा, सब्जियां उगाई जाती हैं, उसके अंदर पॉलीथीन लगा होता है चारों ओर से। वो पॉलीथीन के अंदर जो है, आप वैसे भी घर में पॉलीथीन में सब्जी रख दीजिए तो बहुत जल्दी खराब हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर इतनी गर्मी होगी, क्योंकि उससे बाहर कुछ नहीं आ रहा है। तो ये जो है, जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, वो नीचे से आती हुई गर्मी को वो वहीं ट्रैप कर दे रहे हैं, रोक दे रहे हैं, वो फिर पृथ्वी को तो हमारे वायुमंडल को गर्म कर देगी। जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं, जिस हवा में हमारी सांसें हैं, वो सब गर्म हो गया। तो इस तरह से साथियों, पिछले 100, 200, 300 वर्षों में धीरे 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 बढ़ते हुए पिछले 100 वर्षों में तो अथाह हो गया है। 1995 का वर्ष सबसे गर्म माना गया धरती में। 2020 का वर्ष उससे भी आगे निकल गया, इतनी अथाह गर्मी पड़ी। अब ये गर्मी पड़ने का नुकसान क्या है सारी चीज का? इससे भविष्य के लिए बहुत खतरनाक वो है। इसमें तमाम दुनिया में पर्यावरण की जो है चर्चाएं भी हुई हैं। तमाम देश, दुनिया भर के सैकड़ों देश मिलकर के सम्मेलन करते हैं। उन सम्मेलनों में निर्णय लिए जाते हैं कि हम जो है इन CFC जो है, जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, इनको कम करेंगे, हम इनको बढ़ने नहीं देंगे, हम कार्बन की मात्रा घटाएंगे, हम कार्बन को अपने देश में न्यूनतम करेंगे, ये सब कहा जाता है। लेकिन पिछले तमाम वर्षों में बहुत कुछ लाभ तो हुआ नहीं है। लाभ नहीं हुआ है तो इसलिए गर्मी झेल रहे हैं। वैज्ञानिक लगातार आगाह कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो बढ़ता चला जाएगा ना, ये गर्मी बढ़ती चली जाएगी तो इसके बहुत भयानक परिणाम होंगे, इसको समझना चाहिए। वो कहते हैं 2050 तक जो है, अगर कहीं 1.5 डिग्री या उसके भी पार चला गया तापमान, तो जीना मुहाल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी लोगों के लिए एक सामान्य रूप से जीना। तो फिर ये तय किया गया कि हम किस तरह 1 डिग्री जो है उससे ज्यादा बढ़ने ही नहीं देंगे। 2050 तक जो है हम कंटेन करेंगे, उसको नहीं बढ़ने देंगे। अब उसके लिए कितने, ये तो सरकारी निर्णय होते हैं, सारी नीतियां सरकारें बनाती हैं, कितना लागू कर पाते हैं कितना नहीं, तो ये दूसरी बात है। लेकिन अगर ये गर्मी बढ़ती चलेगी, और आज भी हो रहा है, इसके कारण कितना आपको पता है, कितनी मतलब जीव जातियां खत्म होती चली जा रही हैं गर्मी के कारण। वो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। उसके कारण जो है समुद्रों का पानी, जिसको कहते हैं लगभग पिछले 100-150 वर्षों में कम से कम 6 इंच बढ़ गया, कहते 15 सेंटीमीटर जो है वो समुद्रों का तल बढ़ गया है, उसकी सतह का पानी जो है ऊपर आ गया है। तो होगा क्या कि जो जो गर्मी बढ़ती चली जाएगी तो जो सागर तटों पर बसी हुई बस्तियां हैं, जो शहर हैं, वो डूब जाएंगी। ये साफ कहा जा रहा है। मालदीव है या बांग्लादेश है या और इस तरह के दुनिया में हॉलैंड है, इस तरह के जो देश है, वो इतना पानी समुद्रों का उसका स्तर ऊपर आ जाएगा कि ये सब उसमें डूब जाएंगे। बाघमेरा द्वीप है एक हमारा सुंदरबन में, उसमें 24,000 या कितना ऐसे, उसका आंकड़े तो याद नहीं है मुझे, उस वहां इतने बीघा जो है उसका क्षेत्र होता था। अभी मुश्किल से 5-5.5 मतलब जो है हजार उतना रह गया। और वो लोग जो है पहले 5,000 लोग रहते थे, अब उसमें 3-3,500 लोग रह रहे हैं। उन सबको मालूम है कि हमारा द्वीप कल डूब जाएगा, क्योंकि सागर का पानी का स्तर बढ़ रहा है इस तरह से। तो ये जब समुद्रों का पानी बढ़ेगा, अब दूसरी चीज क्या होगी, आपने ये सुना होगा, पढ़ा होगा कि ध्रुवों की बर्फ पिघल रही है। अरे ध्रुवों की बर्फ में तो वहां जो परमाफ्रॉस्ट कहलाती है, जहां पर जमीन मिट्टी सबकी सब भयंकर पत्थरों की तरह से जम गई है पूरी, और वो परमाफ्रॉस्ट जो है सारी जमीन भी जमी हुई है, बर्फ भी है, सब है। तो उसमें बहुत मीथेन वगैरह गैसें ये भी कैद है। समुद्रों में भी कार्बन डाइऑक्साइड भी कैद है। इनमें जब गर्म होता चला जाएगा तो समुद्री जीवों का जीवन कितने खतरे में पड़ जाएगा। ध्रुवों का जीवन खतरे में पड़ गया है। आपने वो दर्दनाक शायद चित्र देखे हों पहले,
टेलीविजन पर, जिसमें कि एक विशाल हिमखंड चला आ रहा है और उसमें दो भालू जो है बेचारे वो खड़े होके चले आ रहे हैं। कहाँ जाना है उन्हें नहीं पता है, क्योंकि हिमखंड टूट गया है और वो बह रहा है। जो हिमखंड सब साथ थे। अब आप ये देखिए कि इस तरह से ध्रुवों की बर्फ पिघलेगी तो दोनों ध्रुवों के बाद जो सबसे अधिक बर्फ कहाँ है दुनिया में? सबसे अधिक बर्फ है हिमालय में। तीसरा सबसे बड़ा भंडार बर्फ का है वो हिमालय। तो हिमालय भी पिघलने लगेगा। ध्रुव पिघलेंगे, हिमालय पिघलेगा। इस तरह से क्या होगा कि उस बर्फ के पिघलने से हमारी अधिकांश नदियां हिमालय से आती हैं। जब ग्लेशियर पिघलने लगेंगे, जो कि भंडार हैं बर्फ के ही, उनमें से नदियां निकल रही हैं। वो जो ग्लेशियर पिघलने लगेंगे तो नदियों में बाढ़ आएगी। नदियों में बाढ़ आएगी तो मैदानों में तमाम जाने कितना जल प्लावन होगा, कितने भयानक रूप से बाढ़ जो है वो तबाही मचाएगी। और उसके बाद जब ग्लेशियर सूख जाएंगे तो उनमें पानी की कमी पड़ जाएगी और नदियों में पानी नहीं रहेगा। नदियां सूख जाएंगी, पहले नदियों में बाढ़ आएगी और इसके कारण क्या होगा? खेती पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। खेती पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और उत्पादन जो है, जो पैदावार है, वो लगातार घटती चली जाएगी। लोगों के लिए खेती करना मुश्किल हो जाएगा। तो इससे भूख और अकाल बढ़ेगा। भूख और अकाल के बढ़ने से क्या होगा कि लोग रोजगार के लिए शहरों की ओर जाएंगे, एक देश से दूसरे देश की ओर जाएंगे। ऐसे तमाम मामले आप सुन भी रहे होंगे, पढ़ भी रहे होंगे कि कैसे किस देश के कितने लोग कहाँ पहुंच गए हैं करके, क्योंकि उन्हें रोजी रोटी चाहिए और वो अगर नहीं मिल रही तो कहीं भी उसको प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। जब खेती भी तबाह हो गई और कोई रोजगार भी नहीं है तो फिर कहाँ जाएंगे उसमें से? तो इस तरह से गर्मी से ये खत्म हो जाएगा। अच्छा, मनुष्य ने एक और भयानक काम किया, वो क्या है? जंगलों की हरियाली को खत्म करना। जंगलों को काट काट करके जिस तरह से हरियाली खत्म कर दी गई है, उससे क्या है कि एक पेड़ जब कटता है ये महसूस करना चाहिए। हम एक पेड़ काट रहे हैं तो हमारी भी सांसें उसमें हैं। उसके अलावा न जाने कितने सैकड़ों लोगों की सांसें जो अपने जीवन भर में दे रहा था या देता अब आगे, वो सांसें हमने खत्म कर डाली। सच पूछा जाए तो हम लोगों का गला घोंट रहे हैं उसमें, इसलिए क्योंकि हम उनका दम घोट दे रहे हैं और उनकी सांसें खत्म कर दे रहे हैं। एक एक पेड़ कटने के माने सांसें खत्म कर देना है। हमें महसूस करना चाहिए जितने ही अधिक पेड़ होंगे उतनी ही अधिक वायुमंडल में ऑक्सीजन आती रहेगी और उससे जो है हमें हमारी सांसें मिलती रहेंगी। मनुष्य तब जीवित बचेगा ना। ये चीजें सबकी सब सिलेंडरों में भर के नहीं आएंगी। जीने के लिए पेड़ जरूरी होंगे, वनस्पतियां ही हमें वो ऑक्सीजन देंगी जो वायुमंडल में है। किस ऐसे तो कोई सिलेंडर दुनिया में कोई नहीं बना सकता जो कि वायुमंडल को भर दे। वो तो केवल इलाज के लिए वो ऑक्सीजन चाहिए। बाकी वायुमंडल की जो ऑक्सीजन है, जो हमारी प्रकृति ने हमारे लिए जो सांसें तैयार की हैं और जो पेड़ पौधों से उसने ये इंतजाम कर रखा है कि वो सारी हमारी सांसें तैयार करे, वो कर रहे हैं। इसलिए उन पेड़ पौधों से हमें प्यार करना चाहिए। हरियाली बनी रहेगी तो फिर क्या होगा? फिर नमी बनी रहती है, फिर सोतों में पानी आता है, उसका वो जंगल नम रहते हैं। उसकी नमी के कारण जो है बादल घूमते फिरते हुए वहां आ जाते हैं। उसके बाद जो है बादल आते हैं तो वहां बारिशें खूब होती हैं। बारिशें खूब होती हैं तो वो बारिशें ही तो हमारे लिए पावस का मौसम लाएंगी, तभी तो पावस ऋतु आएगी। अगर हम गड़बड़ कर दे रहे हैं सारा, तो ऋतुओं की जो गड़बड़ हो गई है वो इन तमाम कारणों से ही तो हो रही है। इतनी गर्मी पड़ने के बाद पता लगा कि वसंत समय पर नहीं आया। वसंत समय पर नहीं आया जबकि वसंत के इंतजार के लिए प्रकृति ने जो इंतजाम किया हुआ है, वो तितलियों ने जो है अंडे दिए, अंडों से जो है लार्वा बने, लार्वाओं ने खूब भरपेट उन्होंने पत्तियां चबाई खाई और उसके बाद जाके लटक गए प्यूपा बन करके। और वो प्यूपा इंतजार में है, वो ज़रा बख्तर में बंद है, उस कवच में बंद है कि धीरे धीरे तापमान बढ़ेगा और बसंत की गुनगुनी जो है गर्मी उसको महसूस होगी और तब मैं जो है इस कवच से बाहर निकल आऊंगा। और वो तितलियां उस समय कवच
को फाड़ करके तितलियां बाहर निकल आती हैं, बाहर घूमती। लेकिन बाहर क्या फूल खिले? इतनी अथाह गर्मी अगर पड़ी जिसमें फूल खिले ही नहीं, बसंत आया ही नहीं है, तो फिर अगर बसंत नहीं आया और अथाह गर्मी पड़ी तो उसमें क्या होगा कि वो उनकी कब्रगाह बन जाएगी। उन्हीं कवच और उसी ज़ेरा बख्तर के भीतर तितलियों का प्यूपा जो है वही उनका ताबूत बन गया और तितलियां बाहर ही नहीं निकल पाएंगी। एक चीज से दूसरी चीज जुड़ी हुई है, हमें कभी ये नहीं भूलना चाहिए। हम छोटी से छोटी, हम चींटियों को भी अगर देख रहे हैं, वो प्रकृति ने सबका सबसे संबंध बनाया हुआ है। कल पर्यावरण दिवस था और उसमें ये बातें हुई होंगी कि कैसे सारा एक भूखंड को अगर हम लें तो उसमें फंगस से लेकर के सूक्ष्म जीवों से लेकर के कैसे बड़े वन्य जीवों तक और पशु पक्षियों तक सारा जीवन कैसे बना रहता है। एक पूरी बसासत जो है एक पूरे भूखंड में रहती है, सब आपस में उनका रिश्ता है, प्रकृति ने उन सबको जोड़ा हुआ है। हम किसी को भी खत्म करेंगे तो उसका कहीं न कहीं वो जो है वो बूमरैंग करेगा और उसका बुरा असर हम पर पड़ेगा। तो साथियों, इस तरह से जो है तापमान अभी बता रहे हैं कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था ना 1800 के आसपास जो है, जब 1780 में कह रहा था, 1780 1800 के बाद अब तक जो देखा जाता है कि 1 डिग्री तो बढ़ चुका है। अब उसको आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि वो न बढ़ सके। अगर ये समझ मनुष्य को आ जाती है, हमारे नीति निर्धारकों को आ जाती है, हमारी दुनिया के तमाम देशों के जो है राजनीतिज्ञों को आ जाती है समझ, तो हमें इस पर बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। जो संस्थाएं इसके लिए वास्तव में वैज्ञानिकों की काम कर रही हैं, उन्होंने ये आगाह कर दिया है। उन्होंने अभी 2-4 साल पहले ही कह दिया था कि समय हाथ से निकल रहा है, वो घड़ी टिक टिक कर रही है, लगातार समय जो है हाथ से निकल रहा है। कहीं ऐसा न हो कि हम अथाह गर्मी की ऐसे शिकंजे में फंस जाएं कि जीवन ही जो है धरती पर असंभव हो जाए। तो इस तरह जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि एक बहुत प्यारी सी पृथ्वी हमें मिली, जिसके वायुमंडल में हमारे लिए बहुत नाप तोल करके उसकी मिकदार सही, उसकी मात्रा सही करके उसमें हमारे लिए ऑक्सीजन रखी गई। हमारे लिए बहुत ही साफ सुथरी जो है नदियों का पानी रखा गया। बारिश का पानी आता था, वो तक सीधे लोग पी लेते थे, आज नहीं पी सकते इसमें। ये सब कुछ केवल जो है हमने एक अपने पूरे वायुमंडल में जहर और जहरीली गैसें छोड़ छोड़ करके हमने उसको खतरनाक बना दिया है, जिसके कारण जो है ऊपर एकदम वो परत, ओजोन की परत तो हमें बचा रही थी, लेकिन एक परत ये जो हमारी CFC गैसों की, ग्रीन हाउस गैसों की है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, इन सब के कारण जो है हमारी जो धरती की सतह से उठ करके जो गर्मी, जिसको कि अंतरिक्ष में बाहर चला जाना चाहिए था, हमारी जरूरत से अधिक की जो है, अगर सभी चली जाएगी तो जीना मुहाल हो जाएगा। इतनी सर्दी, इतना ठंड हो जाएगी। इसलिए प्रकृति ने ये किया था कि हमारे जीने लायक जो है तापमान तो रखा था, और वो तापमान तक उतना ही रहेगा और बाकी अंतरिक्ष की ओर निकल जाएगा। तो हमने खुद अपने कारनामों से जो है ऐसे ऐसे काम हमने किए हैं कि ऊपर रोक लगा दी है। जब तक हम अपने वायुमंडल को साफ नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी इन ग्रीन हाउस गैसों को, हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को, नाइट्रस ऑक्साइड को, हम मीथेन को, इसकी मात्रा नहीं घटाएंगे, तब तक बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं तो डरता हूं कि जो है क्या होगा। प्रकृति के साथ इतनी छेड़छाड़ की गई है कि कई बार, आजकल तो अब ज्यादा पढ़ने लग गए हम, पहले बचपन में पढ़ा था जब विद्यार्थी थे, जब कबीर लिख गए ना, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोय, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोय। हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वो पृथ्वी, वो गर्मी, वो पानी की कमी और वो सब जीना मुहाल हो जाएगा। और इस धरती पर जो है हम जिएंगे कैसे? इसलिए हमें ये चीजें समझ लेनी चाहिए। और
अक्सर मुझे जो है कुंवर नारायण जी की कविता का एक अंश याद आता है जो मैं आपको जरूर सुनाना चाहता हूं। ईश्वर न करे, प्रकृति न करे कि ऐसा कोई दृश्य बने, लेकिन हमें डरना तो चाहिए। जब हम इस तरह का डर अपने मन में बनाएंगे, हम लोग प्रयोगों से जो है, जो वैज्ञानिक हैं वो प्रयोगों से चीजों को तय करते हैं और उनको उस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, लेकिन कवि अपनी उन्मुक्त उड़ान से कल्पना की जो है उससे वहां तक पहुंचता है। तो कुंवर नारायण बहुत बड़े कवि हमारे रहे हैं और उन्होंने जो अपनी कल्पना की उड़ान भर करके देखा वो कहां तक देख के आप जरा सा सोचिए। और हम प्रार्थना करेंगे कि ऐसा न हो जैसा कवि ने देखा। कवि का जो एक भय है भविष्य के लिए कि अगर हम नहीं संभले तो क्या हो सकता है, शायद ऐसा कोई दृश्य दिखे। मैं जरा देर से इस दुनिया में पहुंचा, मैं जरा देर से इस दुनिया में पहुंचा, तब तक पूरी दुनिया सभ्य हो चुकी थी, तब तक पूरी दुनिया सभ्य हो चुकी थी। सारे जंगल काटे जा चुके थे, सारे जानवर मारे जा चुके थे, वर्षा थम चुकी थी और आग के गोले की तरह तप रही थी पृथ्वी, और आग के गोले की तरह तप रही थी पृथ्वी। दोनों तरफ लोहे और कंक्रीट के बड़े बड़े जंगल उगाए थे, दोनों तरफ लोहे और कंक्रीट के बड़े बड़े जंगल उगाए थे, जिनमें दिखाई दे रहे थे अत्यंत विकसित तरीके से, जिनमें दिखाई दे रहे थे अत्यंत विकसित तरीके से आदमी का ही शिकार करते हुए आदमी। हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसा कोई दृश्य न बने और हम पेड़ों से प्यार करना सीखें, हम अपने वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने की सोचें, हम मीथेन नाइट्रस ऑक्साइड को कम करने की सोचें, और हमें जो हमारे पुरखों को जैसे मिली थी, जो निराली प्यारी और निराली धरती मिली थी, उस धरती को हम बचाएं। यही मैं कह सकता हूं साथियों। आपने मुझे सुना, समय मेरे ख्याल से हो गया है, इसलिए मैं आप लोगों को नमस्कार करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी बात सुनी। और हिंदी है जिंदगी का आयोजन करने वाले डॉक्टर ऋषि शर्मा जी को पुनः मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस पटल पर आकर आपसे बातचीत करने का मौका दिया। मुझे विश्वास है कि जितनी भी बातचीत हुई, कम से कम कुछ तो सोचने के लिए हमें शायद मिला होगा कि हम कुछ इस बारे में सोचें कि इस अथाह तपन को हम कैसे कम कर सकते हैं। धन्यवाद और नमस्कार।